अ, आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक बहुत ही एक ऐसी कहानी से शुरुआत करते हैं जो शायद हम में से बहुत लोगों को जानी पहचानी लगेगी। हम्म। एक 3 बच्चों की माँ की कहानी। हम्म। इस महिला ने अपनी पूरी जिंदगी वही सब किया जो फिटनेस मैगजीन्स या टीवी शोज अक्सर हमें बताते हैं। राइट, वही पुरानी सलाह। हाँ, उसने हमेशा लो फैट डाइट ली, हाई कार्ब खाया, खूब सारा कार्डियो किया और अपने वजन को कंट्रोल करने के लिए सालों तक योयो डाइटिंग करती रही। जो कि बहुत ही आम है। बिल्कुल। और बाहर से देखने पर वो बहुत ज्यादा मोटी या अनफिट नहीं लग रही थी। हम्म। लेकिन एक दिन जब डॉक्टरों ने उसके दिमाग का स्कैन किया हम्म। तो जो नतीजे आए वो सच में डराने वाले थे। हाँ, वो स्कैन नॉर्मल नहीं था। एकदम नहीं। उसका ब्रेन स्कैन किसी स्वस्थ इंसान का नहीं लग रहा था, बल्कि उसमें शुरुआती अल्जाइमर की बीमारी के लक्षण दिख रहे थे। अरे बाप रे। और जब डॉक्टरों और शोधकर्ताओं ने इस केस को गहराई से समझा तो मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी गलतफहमी टूट गई। समस्या ये नहीं थी कि वो महिला ओवर फैट थी या जरूरत से ज्यादा मोटी थी। उसकी सबसे बड़ी और असली बीमारी ये थी कि वो अंडर मसल्ड थी। मतलब उसकी मांसपेशियां बहुत कमजोर थीं। एग्जैक्टली उसके शरीर में मांसपेशियों की इतनी भारी कमी थी कि उसका पूरा मेटाबॉलिज्म अंदर से ढह चुका था। ये सच में एक वेकअप कॉल है पूरी हेल्थ इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल है। और आज के इस गहरे विश्लेषण का हमारा मिशन भी यही है। हम डॉक्टर गैब्रियल लियोन के उस विस्तृत इंटरव्यू पर बात करने वाले हैं जो मूल रूप से ह्यूबरमैन लैब से लिया गया है। हाँ, डॉक्टर लियोन का वो इंटरव्यू बहुत ही शानदार है। हमारा मिशन आज ये समझना है कि मसल्स यानी मांसपेशियां सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए जिम में फ्लेक्स करने की चीज नहीं है। ये हमारी लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सही कहा आपने। हम दशकों से न सिर्फ मोटापे के पीछे भाग रहे हैं, मतलब पूरी मेडिकल इंडस्ट्री इसी बात पर टिकी है कि बस शरीर से फैट कैसे कम किया जाए। वेट लॉस इंडस्ट्री। राइट। लेकिन इस इंटरव्यू ने उस जड़ पर प्रहार किया है जिसे हमने हमेशा नजरअंदाज किया। मांसपेशियां सिर्फ हमारे ढांचे को खड़ा रखने वाला कोई मृत ऊतक नहीं है। हाँ। डॉक्टर लियोन के शोध से ये साफ होता है कि मांसपेशियां हमारे शरीर का सबसे बड़ा एंडोक्राइन अंग है। वेट एक सेकेंड, एंडोक्राइन अंग, इसका मतलब तो ये हुआ कि मांसपेशियां सिर्फ वजन उठाने के काम नहीं आती, बल्कि ये हार्मोन और सिग्नल भी रिलीज करती हैं। बिल्कुल। और यही इस पूरे शोध का सबसे बड़ा रहस्य है। देखिए, जब कोई इंसान खाना खाता है, खासकर कार्बोहाइड्रेट, तो वो शरीर में जाकर ग्लूकोज में टूट जाता है। शुगर बन जाता है, राइट? हाँ, और उस वक्त शरीर के लगभग 80% ग्लूकोज को सोखने और उसका सही इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी हमारी मांसपेशियों की होती है। 80%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा है। और जो बात रिसर्च में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि आराम की स्थिति में, यानी जब कोई इंसान बस सो रहा होता है या सोफे पे बैठा टीवी देख रहा होता है, रिलैक्स कर रहा है, तब भी उसकी मांसपेशियां लगातार काम कर रही होती हैं। उस वक्त वे मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट नहीं बल्कि फैटी एसिड्स जला रही होती हैं। ओके, चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। अगर मांसपेशियां शरीर का मेटाबॉलिक सिंक हैं, तो हम इसे एक सूटकेस की तरह समझ सकते हैं। सूटकेस? अच्छा, कैसे? हाँ, मतलब मान लीजिए कि किसी को 4 दिन की ट्रिप पर जाना है, लेकिन वो अपने सूटकेस में 30 दिन के कपड़े ठूस-ठूस कर भर लेता है। हाँ, जगह ही नहीं बचेगी। एग्जैक्टली। हाँ। अब सूटकेस की चैन बंदी नहीं हो रही है। हाँ। तो जब कोई इंसान दिन भर कुर्सी पर बैठा रहता है, शरीर को बिल्कुल हिलाता डोलाता नहीं है और ऊपर से लगातार मीठा या बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाता रहता है, जो कि आजकल बहुत आम लाइफस्टाइल है, उसके पास जाने के लिए उस सूटकेस में कोई जगह ही नहीं बची है। सही बात है। नतीजा, वो ग्लूकोज बस खून में ही तैरने लगता है। और यही वो स्थिति है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज जैसी भयंकर बीमारियां पैदा करती हैं। यहाँ जो बात हैरान करने वाली है वो ये है कि समाज में इस तरह के निष्क्रिय जीवन शैली को बस एक खराब आदत या आलस मान लिया जाता है। हाँ, लोग कहते हैं अरे बहुत आलसी है ये। राइट। लेकिन डॉक्टर लियोन स्पष्ट रूप से बताती हैं कि ये बिना कसरत वाली जीवन शैली अपने आप में एक गंभीर एक बीमारी की अवस्था है। बीमारी? हाँ, आपने अक्सर सार्कोपेनिया का नाम सुना होगा, जिसका मतलब है उम्र के साथ मांसपेशियों का सिकुड़ना और ताकत का कम होना। हाँ, बुढ़ापे में जो कमजोरी आती है। बिल्कुल। लेकिन यह सुनकर शायद आपको झटका लगे कि साल 2016 तक मेडिकल साइंस में सार्कोपेनिया को आधिकारिक तौर पर कोई बीमारी ही नहीं माना जाता था। क्या बात कर रही हैं? ये तो बहुत अजीब है। 2016 तो बस
कुछ ही साल पहले की बात है। मैं सच कह रही हूँ। इतने दशकों तक क्या डॉक्टर्स को ये पता नहीं था कि मांसपेशियां कम होना खतरनाक है? दशकों तक इसे सिर्फ बुढ़ापे की एक सामान्य निशानी मानकर नजरअंदाज किया गया। ऐसा लगता था कि भाई उम्र बढ़ेगी तो इंसान कमजोर होगा ही, ये तो प्राकृतिक है। लेकिन जब रिसर्चर्स ने अंदर झांक कर देखा तो कहानी कुछ और ही थी। जब मांसपेशियां सिकुड़ती हैं या सालों तक उनका इस्तेमाल नहीं होता तो उनके अंदर फैट जमा होने लगता है। अच्छा, मतलब मसल्स के अंदर फैट? हाँ, इसे ऐसे समझें जैसे कोई मार्बल स्टेक हो जिसके मांस के रेशों के बीच में सफेद चर्बी जमी होती है। ये फैट कोशिकाओं के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया की कार्यप्रणाली को पूरी तरह बिगाड़ देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया तो कोशिकाओं का पावर हाउस या इंजन होता है। एग्जैक्टली। जब इंजन में ही कचरा फंस जाएगा तो शरीर में ऊर्जा कैसे बनेगी? उल्टा शरीर में एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या लगातार बनी रहने वाली सूजन पैदा हो जाती है, जो हर मेटाबॉलिक बीमारी की जड़ है। तो फिर असली सवाल ये है कि इस सूटकेस को खाली कैसे रखा जाए और उस इंजन को साफ कैसे किया जाए? इसके दो तरीके हैं डॉक्टर लियोन के शोध के अनुसार। हाँ, उनके शोध में इसके दो मुख्य रास्ते बताए गए हैं, डाइट और कसरत। अगर हम डाइट के मोर्चे पर बात करें तो मांसपेशियों को बचाने और नई मांसपेशियां बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है प्रोटीन। बिल्कुल सही मात्रा में प्रोटीन। और उन्होंने एक बहुत ही विशिष्ट नियम बताया है कि दिन के पहले भोजन में यानी ब्रेकफास्ट में कम से कम 30 से 50 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन होना ही चाहिए। 30 से 50 ग्राम, ये बहुत क्रिटिकल नंबर है। इसका कारण ल्यूसीन नाम का एक बहुत ही खास अमीनो एसिड है। जब शरीर को एक ही बार में पर्याप्त ल्यूसीन मिलता है, केवल तभी वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस यानी नई मांसपेशियां बनाने के स्विच को ऑन करता है। देखिए, ज़ेसियन की बूंद की भाव को समझना बहुत जरूरी है। यह उस चाबी की तरह है जो नई मांसपेशियां बनाने वाले इंजन को स्टार्ट करती है। अब समस्या यह है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि चलो मैं सुबह 10 ग्राम प्रोटीन खा लूंगी, दोपहर को 15 ग्राम और रात को थोड़ा और। हाँ, लोग पूरे दिन में बांट देते हैं उसको। राइट। लेकिन विज्ञान कहता है कि अगर प्रोटीन को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाए तो वो चाबी कभी पूरी तरह घूमती ही नहीं है, इंजन स्टार्ट ही नहीं होता। ओहो, मतलब एक बार में खाना जरूरी है। हाँ, वो 30 ग्राम प्रोटीन की जो न्यूनतम सीमा है उसे एक ही बार में पार करना जरूरी है ताकि खून में ल्यूसीन का स्तर एकदम से ऊपर जाए और मांसपेशियों को सिग्नल मिले कि हाँ, अब काम शुरू करना है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर कोई आम इंसान इंटरनेट पे डाइट के बारे में पढ़ता है तो उसे हमेशा यही डराया जाता है कि ज्यादा प्रोटीन खाने से किडनी खराब हो जाती है। हाँ, या गाउट हो जाता है, या हड्डियां गलने लगती हैं। राइट। बहुत से लोग तो इसी डर के मारे अपना प्रोटीन इंटेक बहुत कम रखते हैं। ये डर आखिर आया कहाँ से और क्या इसमें कोई सच्चाई है? ये एक बड़ा और बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करता है। ह्यूबरमैन लैब के इस इंटरव्यू में डॉक्टर लियोन ने मेडिकल लिटरेचर के हवाले से इन सभी मिथकों को पूरी तरह से खारिज किया है। पूरी तरह से? हाँ, एक स्वस्थ इंसान के लिए प्रति पाउंड आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन लेना पूरी तरह से सुरक्षित है। 1 ग्राम प्रति पाउंड? राइट। जो एक पुराना नियम हम दशकों से सुनते आ रहे हैं कि हर इंसान को प्रति किलोग्राम सिर्फ 0.8 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, वो दरअसल बहुत ही भ्रामक है। वो 0.8 वाला रूल? हाँ, वो नियम इष्टतम या बेहतरीन स्वास्थ्य का पैमाना नहीं है, बल्कि वो बस कुपोषण से बचने की न्यूनतम सीमा है। मतलब वो नियम सिर्फ इसलिए है ताकि इंसान मरे नहीं, ना कि इसलिए कि वो पूरी ताकत के साथ जी सके। बिल्कुल, और इसके पीछे का जो विज्ञान है वो समझना और भी ज्यादा जरूरी है। ये जो 0.8 ग्राम वाला नियम था ना, ये 1980 के दशक में हुए नाइट्रोजन बैलेंस अध्ययनों पर आधारित था। अच्छा, 80 के दशक की रिसर्च? हाँ, वैज्ञानिकों ने ये देखा कि शरीर कितना नाइट्रोजन अंदर ले रहा है और कितना बाहर निकाल रहा है। लेकिन समस्या ये थी कि अध्ययन मुख्य रूप से 18 या 20 साल के कॉलेज जाने वाले युवाओं पर किए गए थे। अरे, उनका शरीर तो वैसे ही अलग होता है। एग्जैक्टली। अब एक 18 साल के युवा का शरीर तो वैसे ही ग्रोथ हार्मोन से भरा होता है। उनका शरीर प्राकृतिक रूप से एनाबॉलिक होता है, यानी नई कोशिकाएं बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वे अगर 10 ग्राम प्रोटीन भी खाएंगे तो उनका शरीर उसे सोख लेगा। हाँ, उस उम्र में तो इंसान कुछ भी खाकर पचा लेता है और शरीर बढ़ता ही रहता है। सही कहा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह हार्मोनल फायदा खत्म हो जाता है। 40, 50 या 60 साल की उम्र में शरीर एनाबॉलिक रेजिस्टेंस का शिकार होने लगता है। एनाबॉलिक रेजिस्टेंस, ये क्या होता है? इसे ऐसे समझें कि हमारी मांसपेशियां प्रोटीन के सिग्नल्स को लेकर थोड़ी बहरी हो जाती हैं।
बहरी हो जाती हैं। हाँ, जवानी में जहाँ एक हल्की सी आवाज पर मांसपेशियां काम करना शुरू कर देती थी, वहीं बुढ़ापे में उन्हें वही काम करने के लिए जोर से चिल्लाने की जरूरत पड़ती है। मतलब ज्यादा सिग्नल चाहिए। और ये चिल्लाना मतलब डाइट में ल्यूसीन और हाई क्वालिटी प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना। उम्रदराज लोगों को अपनी मांसपेशियों का ढांचा बचाने के लिए युवाओं से ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, कम नहीं। ये जानकारी तो लोगों के खाने और बुढ़ापे को देखने के नजरिए को पूरी तरह पलट सकती है। बिल्कुल। और जब इस सिद्धांत को असल दुनिया में टेस्ट किया गया तो नतीजे और भी शानदार रहे। डॉक्टर लियोन ने 130 लोगों पर हुए एक 12 महीने लंबे शोध का जिक्र किया है। हाँ, वो स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसमें 2 अलग-अलग डाइट प्लान्स की तुलना की गई। एक समूह को स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट दी गई, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा था और प्रोटीन कम था, वो भी दिन भर में थोड़ा-थोड़ा बटा हुआ। और दूसरे समूह को जोन डाइट पर रखा गया, जिसमें 40% कार्ब्स थे, 30% प्रोटीन और 30% फैट था। सबसे खास बात यह थी कि दोनों समूहों को कैलोरी एकदम बराबर दी गई थी। सेम कैलोरीज। हाँ, लेकिन 12 महीने बाद परिणाम क्या था? हाई प्रोटीन वाले समूह ने बिना ज्यादा कैलोरी कम किए 24% ज्यादा वजन कम किया। और सिर्फ वजन कम नहीं किया, बल्कि हाई प्रोटीन वाले समूह ने अपने शरीर का फैट कम किया और अपनी मांसपेशियों को बचा कर रखा। अब कोई भी ये सोच सकता है कि अगर दोनों ने बराबर कैलोरी खाई तो एक समूह ने ज्यादा वजन कैसे कम कर लिया? यहीं पर थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड का विज्ञान काम आता है। ये थर्मिक इफेक्ट वाला हिस्सा तो मुझे किसी जादू जैसा लगा सच में। है ना? मतलब जब कोई इंसान कार्बोहाइड्रेट या फैट खाता है तो शरीर उसे बहुत आसानी से पचा लेता है, ऊर्जा खर्च नहीं होती। लेकिन जब कोई इंसान 100 कैलोरी हाई क्वालिटी प्रोटीन खाता है, जैसे अंडे या चिकन, तो शरीर को असल में सिर्फ 80 कैलोरी ही मिलती है। राइट, 20 कैलोरी तो जल जाती है। एग्जैक्टली। बाकी की 20% ऊर्जा तो शरीर उस प्रोटीन को तोड़ने, पचाने और नई मांसपेशियां बनाने की उस भारी भरकम प्रक्रिया में ही खर्च कर देता है। हाँ। यानी ज्यादा प्रोटीन खाने का मतलब है शरीर के अंदर ही अंदर कैलोरी बर्न करने की एक मशीन चालू कर देना। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये थर्मिक इफेक्ट सिर्फ शुरुआत है। उस अध्ययन का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। दूसरा हिस्सा? हाँ, शोधकर्ताओं ने देखा कि डाइट तो ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर इस हाई प्रोटीन डाइट के साथ थोड़ी सी कसरत जोड़ दी जाए। उन्होंने लोगों से कोई बहुत भारी कसरत नहीं करवाई। मतलब कोई हार्डकोर जिमिंग नहीं? नहीं, बस हफ्ते में 2 दिन साधारण रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या बॉडी वेट कसरत और कुछ दिन पैदल चलना। और नतीजे जानते हैं क्या थे? नतीजे ये थे कि शरीर की चर्बी 60% ज्यादा घटी। 60%? हाँ, और सबसे खतरनाक फैट यानी अंगों के आसपास जमा होने वाला ऑर्गन फैट 40% तक कम हो गया। ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये साफ दिखाता है कि सही डाइट और कसरत मिलकर शरीर के लिए एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच बना देते हैं जिसे कोई मेटाबॉलिक बीमारी आसानी से नहीं भेज सकती। और ये हमें उस सूटकेस को खाली करने के दूसरे सबसे अहम तरीके की तरफ ले जाता है, जो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ बाइसेप्स या चेस्ट को बढ़ा करना है, लेकिन विज्ञान के नजरिए से देखें तो असली जादू मांसपेशियों के सिकुड़ने में है। सिकुड़ने में? हाँ, जब हम अपनी मांसपेशियों पर वजन डालते हैं तो कोशिकाएं टूटती हैं और वे कुछ खास पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करती हैं, जिन्हें मायोकाइन्स कहा जाता है। जैसे इंटरल्यूकिन 6 और आयरिसिन, जिनके बारे में ह्यूबरमन बात करते हैं। बिल्कुल। जब मांसपेशियों सिकुड़ती हैं तो ये मायोकाइन्स खून के जरिए पूरे शरीर में यात्रा करते हैं। राइट। और सबसे अद्भुत बात यह है कि ये रक्त मस्तिष्क बाधा यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके सीधे हमारे दिमाग तक पहुंच जाते हैं। दिमाग तक? हाँ, वहां जाकर ये BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर के उत्पादन को तेजी से बढ़ा देते हैं। राइट। BDNF को आप दिमाग के लिए एक बेहतरीन खाद या फर्टिलाइजर समझ सकते हैं। वाह। ये नई न्यूरॉन कोशिकाओं को बनाने, पुरानी यादों के नेटवर्क को मजबूत करने और दिमाग को जवान रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। अगर इसे एक आसान उदाहरण से समझें तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वजन उठाना सिर्फ जिम में शीशे के सामने अच्छे दिखने के लिए नहीं है। ये असल में आपके पूरे नर्वस सिस्टम को एक सॉफ्टवेयर अपडेट देने जैसा है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने, सॉफ्टवेयर अपडेट।
हाँ, हर बार जब कोई इंसान वजन उठाता है, उसकी मांसपेशियां उसके दिमाग को सिग्नल भेजती हैं कि देखो, हम अभी भी जिंदा हैं, हमें अभी भी काम करना है, वातावरण चुनौतीपूर्ण है, इसलिए दिमाग को तेज रखो और सर्वाइव करो। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों को परेशान कर सकता है। क्या सवाल? क्या इस सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए ओलंपिक खिलाड़ियों की तरह बहुत भारी वजन उठाना ही एकमात्र रास्ता है? क्योंकि बहुत से लोग तो भारी वजन के नाम से ही डर जाते हैं। ये डर बहुत स्वाभाविक है, लेकिन डॉक्टर लियोन स्पष्ट रूप से बताती हैं कि भारी वजन से ज्यादा इंटेंसिटी या तीव्रता मायने रखती है। इंटेंसिटी, ओके। इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं है कि 100 किलो वजन ही उठाया जाए। इंटेंसिटी का मतलब है कि इंसान जो भी वजन उठा रहा है, उसके आखिरी 2-3 रेप्स वाकई चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए। मतलब थोड़ा स्ट्रगल फील होना चाहिए। हाँ, मांसपेशियों को ये महसूस होना चाहिए कि उन्हें अपनी पूरी क्षमता लगानी पड़ रही है। और सुरक्षा के लिहाज से खासतौर पर उम्र दराज लोगों या शुरुआती लोगों के लिए हाई ग्राउंड मूवमेंट्स सबसे बेहतरीन विकल्प है। हाई ग्राउंड मूवमेंट्स, हाँ जी। इससे उनका मतलब है जिम में मशीनों का इस्तेमाल करना। सही रहा? हाँ, जैसे हैक स्क्वाट मशीन हो गई या लेग प्रेस। मान लीजिए कि एक 60 साल का व्यक्ति फ्री वेट्स के साथ स्क्वाट्स लगाता है। वह हमेशा संतुलन बिगड़ने और गिरने का डर रहता है। बिल्कुल, बैलेंस आउट हो सकता है। लेकिन मशीनों में आपकी पीठ को पूरा सहारा मिलता है। आप बिना संतुलन खोए या बिना अपने जोड़ों को चोट पहुंचाए पूरी ताकत लगाकर अपनी मांसपेशियों को थका सकते हैं। वहां गिरने का कोई जोखिम नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अक्सर चोट लगने का डर ही लोगों को कसरत शुरू करने से रोकता है। और चोट की बात करें तो डॉक्टर लियोन ने कैटाबॉलिक क्राइसिस का जो सिद्धांत समझाया है, वो इस पूरे विषय की जान है। कैटाबॉलिक क्राइसिस होता क्या है कि बढ़ती उम्र में किसी इंसान का स्वास्थ्य धीरे धीरे नीचे नहीं गिरता, अक्सर ये एकदम से ढह जाता है और इसके पीछे कोई ना कोई क्राइसिस या दुर्घटना होती है। कोई एकदम से आने वाली प्रॉब्लम। कल्पना कीजिए कि एक 65 साल का व्यक्ति जो घर में ठीक ठाक चल फिर रहा था, अचानक गलीचे में उलझकर गिर जाता है। उसके कूल्हे की हड्डी टूट जाती है। सर्जरी के बाद उसे हफ्तों तक बिस्तर पर रहना पड़ता है। इस पूरी तरह निष्क्रियता के कारण उसकी मांसपेशियां इतनी तेजी से खत्म होने लगती हैं कि उसका पूरा मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। इम्यूनिटी भी तो गिर जाती होगी ऐसे में। बिल्कुल, इम्यूनिटी गिर जाती है और कई बार उसे निमोनिया या कोई और गंभीर बीमारी जकड़ लेती है। इंसान अक्सर इस क्राइसिस से बाहर ही नहीं आ पाता। ये बहुत डरावना है। अगर उस व्यक्ति के शरीर में पहले से मजबूत मांसपेशियां होती तो शायद वो गिरता ही नहीं। हाँ, बैलेंस अच्छा होता। और अगर गिरता भी तो उसका शरीर बिस्तर पर पड़े रहने के बावजूद इतनी जल्दी कमजोर नहीं पड़ता। मजबूत मांसपेशियां इसी क्राइसिस के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस है। तो इस सब का मतलब कि हमने सारा विज्ञान समझ लिया। लुसीन कैसे काम करता है ये जान लिया, थर्मिक इफेक्ट समझ लिया, मायोकाइन्स और दिमाग का कनेक्शन भी देख लिया। राइट। लेकिन फिर भी इतनी जानकारी होने के बावजूद लोग इसे अपनी जिंदगी में उतार क्यों नहीं पाते? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। ह्यूबरमन के इंटरव्यू के अंतिम हिस्से में जो मनोवैज्ञानिक चर्चा है, वो शायद इस पूरी पहेली का सबसे जरूरी हिस्सा है। अच्छा। अक्सर लोग अपनी शारीरिक सेहत के लिए लक्ष्य बनाते हैं, गोल सेट करते हैं। हाँ, गोल्स। जैसे अगले महीने शादी है तो मुझे 5 किलो वजन कम करना है, या गर्मियों की छुट्टियों तक मुझे फिट दिखना है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। लक्ष्य हमेशा क्षणिक होते हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। जब वो शादी निपट जाती है या छुट्टियां खत्म हो जाती हैं तो प्रेरणा भी हवा हो जाती है, मोटिवेशन खत्म। बिल्कुल। इसके बजाय डॉक्टर लियोन की सलाह है कि इंसान को नियम या स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। स्टैंडर्ड्स, हाँ, एक मानक तय करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। राइट। जैसे मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हफ्ते में 3 दिन कसरत करता ही है। फिर चाहे मूड खराब हो, ऑफिस में बहुत काम हो या बाहर बारिश हो रही हो, वो नियम नहीं टूटता। और ये बात उस हिस्से से भी बहुत गहराई से जुड़ती है जहां हमारे जीवन की कमजोरियों या पॉइंट्स ऑफ वल्नरेबिलिटी की बात की गई है। हाँ, वल्नरेबिलिटीज। अक्सर लोगों को लगता है कि वे तब डाइट तोड़ेंगे जब वो दुखी होंगे। राइट। लेकिन डॉक्टर लियोन बताते हैं कि कई बार बड़ी कामयाबी के बाद भी ऐसा होता है। मान लीजिए किसी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सफल हुआ, डोपामाइन एकदम से ऊपर गया, लेकिन उसके बाद शरीर में अचानक एक खालीपन आता है, डोपामाइन क्रैश होता है और उस खुशी के बहाने इंसान गलत खाना खाने लगता है या अपनी कसरत छोड़ देता है। यहीं पर न्यूट्रलिटी या तटस्थता का वो शानदार सिद्धांत काम आता है। न्यूट्रलिटी, ये सिर्फ एक और मंगलवार है।
इट्स जस्ट अनदर ट्यूसडे। इसका मतलब है कि जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता मिलने पर हवा में नहीं उड़ना है और कोई बड़ा नुकसान होने पर गहरे अवसाद में नहीं जाना है। मतलब बैलेंस बना के रखना है। हाँ, ये भावनात्मक स्थिरता हमारी शारीरिक स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। और इसी मनोवैज्ञानिक चर्चा में डॉक्टर लियोन ने एक ऐसी बात कही है जो किसी भी इंसान को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या बात थी वो? उन्होंने कहा, कोई भी इंसान सिर्फ उतना ही स्वस्थ हो सकता है जितना वो खुद को उस लायक समझता है। वाओ, ये बहुत ही गहरी बात है ना? अगर किसी के अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस में ये बैठा हुआ है कि वो स्वस्थ रहने, खुश रहने या अच्छी जिंदगी जीने के लायक ही नहीं है, तो वो अनजाने में खुद ही अपना नुकसान घर बैठेगा। बिल्कुल, वो सेल्फ सैबोटाज करेगा। हाँ, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा अपनी डाइट छोड़ने का या कसरत ना करने का। ये साबित करता है कि इंसान का शरीर और उसका दिमाग अलग अलग काम नहीं करते, वे एक ही मशीन के दो हिस्से हैं। और जब तक इंसान इस मनोवैज्ञानिक बाधा को पार करके खुद को इस बात का यकीन नहीं दिलाता कि वो एक बेहतरीन स्वास्थ्य का हकदार है, तब तक दुनिया की कोई भी डाइट, कोई भी लूसिन या कोई भी जिम उसके लिए लंबे समय तक काम नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब इस पूरे गहरे विश्लेषण से निकले उन रत्नों को एक साथ पिरोते हैं जो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। जरूर। सबसे पहली और अहम बात, मांसपेशियां लंबी उम्र का असली राज हैं। वे सिर्फ फ्रेम को सीधा नहीं रखती, बल्कि वो एक एंडोक्राइन अंग है जो हमारे खून से ग्लूकोज साफ करती हैं और हमारे अंगों को खतरनाक फैट से बचाती हैं। दूसरी बात, डाइट का सही तालमेल। दिन की शुरुआत यानी पहले भोजन में कम से कम 30 से 50 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन सुनिश्चित करना। राइट। यह वह स्विच है जो ल्यूसीन के जरिए नई मांसपेशियां बनाने का काम शुरू करता है। और याद रहे, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एनाबॉलिक रेजिस्टेंस के कारण इस स्विच को दबाने के लिए ज्यादा ताकत लगती है। तो प्रोटीन से डरना नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे सही मात्रा में अपनाना है। और तीसरी बात, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को जीवन का अटूट हिस्सा बनाना। ये सिर्फ ताकत के लिए नहीं है, ये दिमाग में BDNF बढ़ाकर उसे जमा रखने का एक बायोलॉजिकल तरीका है। और इन सबसे ऊपर अपने लिए ऐसे ऊंचे स्टैंडर्ड्स तय करना जो क्षणिक लक्ष्यों और भावनाओं के मोहताज ना हो। ये जानकारी हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपनी जिंदगी में सिर्फ कुछ और साल नहीं जोड़ना चाहता, बल्कि उन सालों में बेहतरीन ऊर्जा और ताकत चाहता है। हाँ, बेहतरीन ऊर्जा, मजबूती और मानसिक शांति का अनुभव करना चाहता है। अंततः ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी बाकी की जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं। क्या हम एक ऐसे शरीर के साथ जीना चाहते हैं जो हर छोटी मुसीबत में टूट जाए, या एक ऐसे शरीर के साथ जो कैटाबॉलिक क्राइसिस जैसी बड़ी चुनौतियों में भी हमारा पूरा साथ दे? एग्जैक्टली। और अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक नए और बहुत ही गहरे विचार के साथ आपको छोड़ना चाहता हूँ। आज हमने ये विज्ञान समझा कि कैसे हमारी मांसपेशियां हर सिकुड़न के साथ मायोकाइंस के जरिए हमारे दिमाग और इम्यून सिस्टम से लगातार बात करती हैं। राइट। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पुराने भावनात्मक दर्द, हमारी अनसुलझी परेशानियां और हमारी मानसिक थकावट असल में हमारे शरीर की कमजोर, स्थिर और बिना इस्तेमाल हुई मांसपेशियों में ही कह दूं? ओह, ये बहुत डीप है। और शायद जिम जाना, मशीन पर वजन धकेलना या भारी वजन उठाना सिर्फ पसीना बहाने या कैलोरी जलाने का तरीका नहीं है। तो क्या है? बल्कि उन दबे हुए मानसिक बोझों, तनावों और पुरानी कड़वाहट को शारीरिक रूप से बाहर निकालने, उस मेटाबॉलिक सूटकेस को पूरी तरह खाली करने का दुनिया का सबसे शक्तिशाली और प्राकृतिक तरीका हो। सोचिएगा जरूर। सच में सोचने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले विश्लेषण में।